जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, मुझे उम्मीद होगी। और आपको आज मैं राघव प्रकाशन की ये बुक है जो कि श्रेष्ठा प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए बनाई गई है। ये मेरे ख्याल से पहली बुक है अभी तक, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम पिछली बार पहली बार हुए थे, इस साल दूसरी बार होने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इतिहास के जो प्रश्न हैं इसी किताब के जरिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, उसके पैटर्न के हिसाब से हैं, परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको करा रही है, उसके हिसाब से बनाए गए और ये काफ़ी आपको मदद करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जो है 24 ऑफ मई है और आज लास्ट डेट है श्रेष्ठा का फॉर्म भरने के लिए। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं जिन्होंने नहीं भरा है या रिश्तेदार हैं तो उनको ज़रूर बताइए, श्रेष्ठा का फॉर्म आज हर हाल में भर दें। अगर कोई गलती हुई है तो 25-26 तारीख को आप उसको, करेक्शन विंडो खुलेगी, आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे NMS की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, NMMS यानी कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, जो इस समय बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, वो इन प्रश्नों को विशेषकर ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि जो जितने भी एग्जाम्स हैं ये सब क्लास 8th वाले बच्चे देते हैं या पास आउट वाले बच्चे देते हैं, और आता है ये 8th क्लास का ही, कुछ 6th और 7th का भी मिलाकर आता है। तो आज इस प्रैक्टिस पेपर के जरिए आपका काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। और जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, तो उसके जरिए ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इस तरह के ओरिजिनल पेपर मैंने ऑलरेडी दिखाए हुए हैं कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आप श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट में या प्रधानमंत्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने ओरिजिनल पेपर दिखाए हुए हैं। तो इसमें प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1964 में। ठीक है फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, सॉरी, बच्चों यहाँ देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस मैंने ओरिजिनल पेपर में दिखाए हुए हैं श्रेष्ठा और प्रधानमंत्री यशस्वी के। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन ओरिजिनल पेपर्स को भी देख सकते हैं। एंड मैनी चिल्ड्रन आर आस्किंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें कुछ भी नहीं है। प्लासी युद्ध जो है आपका, वार जो लड़ा गया, बक्सर वार हो गया, पानीपत 3rd वार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हिंदी में, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1957 में। ठीक है, इसके बाद है बक्सर का युद्ध, मीन्स बक्सर वार वाज फॉट इन 1764। ओके, फिर है पानीपत की तीसरी लड़ाई, द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761। तो इसका सी सही है। ठीक है, और आखिरी बचा हमारा चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर बैटल वाज फॉट इन 1799। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी आया है। यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बच्चों अगर आप थोड़ी मेहनत नहीं करोगे तो सफलता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको कमेंट में ये लिखना है, ये जो लड़ाई हुई, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, प्लासी वार हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ 3rd बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, 4th बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर, ये किनके बीच लड़ा गया और किसने जीता। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आपको भी मेहनत करना है। इसके बाद देखिए बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी मैच द फॉलोइंग है। तो आप देखिए, जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और इसी तरह के प्रश्न NTA द्वारा सेट किए जा रहे हैं PM यशस्वी के लिए और श्रेष्ठा के लिए। ठीक है, और NMS बच्चों वालों को भी काफ़ी मदद करने वाला है। और कई बार मैं बता चुका हूँ कि NMMS जो है वो हर राज्य में होता है। मैट और सेट सेम पैटर्न है, तो सेट वाले में ये आएगा। आप लोग हमेशा बच्चों ज़रूर लिखा कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट किया था, तब मैं आज हिस्ट्री का बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कमेंट में कि कई बच्चों ने कहा सर हिस्ट्री का बताइए, तो हिस्ट्री का इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है विलय नीति। ठीक है, ये क्या विलय नीति क्या थी आपकी? विलय नीति जो थी वो लाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। ये इसमें क्या रखा गया था, लॉर्ड डलहौजी ने शर्त कर दिया कि अगर किसी राजा रानी के अपने बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अंग्रेजी राज्य में उस राज्य को मिला लेंगे। कई तरह से इन्होंने हथकंडे अपनाए थे, भारतीय जो राज्य थे उनको अपने ब्रिटेन साम्राज्य में मिलाने के लिए।
तो इसमें से विलय नीति एक थी। फिर इसके बाद है वारेन हस्टिंग ने जो फौजदारी और दीवानी अदालत शुरू की थी। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और सहायक संधि जो है बच्चों वो है आपकी रियासत का सेना रखने का अधिकार खत्म। इसमें क्या करते थे, सहायक संधि में क्या करते थे, इसको इंग्लिश में कहेंगे सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो और ये हो गया विलय नीति, हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो इसमें सहायक संधि में करते क्या थे कि ये जाते थे किसी, मान लीजिए दो राज्य हैं, एक ये राज्य एक ये राज्य, तो अंग्रेज क्या करते थे कि इस राज्य में जाते थे, बोलते थे कि देखिए हम अपनी सेना देंगे आपको, और अगर ये आप पे राज्य, ये देश आप पे अगर आक्रमण करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से क्या करते थे, उनसे एक वो सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस साइन करते थे। चलिए भाई आप भी साइन कीजिए, हम भी साइन करेंगे, ठीक है, लेकिन जो हमारी सेना रहेगी आपके पास, सेना जो रहेगी आपके पास, उसका खर्च आपको ही देना होगा, मतलब इनको ही देना होगा, तो हम रक्षा करेंगे और आप बाहरी मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम देखेंगे पूरा मैटर। इस तरह से धीरे धीरे इनको क्या कर देते थे, पंगु बना देते थे, ठीक है। और जैसे कि पंगु बन गए तो क्या होता था कि धीरे धीरे इस पर कब्जा कर लेते थे। इस तरह से ये क्या करते थे, सहायक संधि करके राजाओं को बेवकूफ़ बनाकर देसी रियासतों को अपने में मिलाते चले गए। अब सोचिए उनको, उनके जो सैनिक थे अंग्रेज के, खाना पीना रहना सब कुछ भाई वहाँ का जो राजा था वो देता था। तो देखिए कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप बस आंसर बता दीजिए, लेकिन अगर मुझे लगता है कि समझाना चाहिए, समझाऊंगा तो देखिए आपको चीज़ तो समझ में आ रही है कि सहायक संधि क्या है, विलय नीति क्या है, किसने दी, कब दी। इसके बच्चों कैसे भी प्रश्न बदल के आ सकते हैं। तो अगर आप बोलिएगा कि हाँ सर समझा के पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा। और कई बच्चे कंप्लेन करते हैं सर आपने बहुत कम क्वेश्चन बताया। अगर देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अगर मैं समझा के नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे, फिर उसको रटना पड़ेगा, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। अब कहानी की तरह मैंने समझा दिया तो आप आसानी से याद कर लेंगे। अब देखिए ये भी शब्द हैं, रैयत है, महाल है, निज है और रैयती है। ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग जगहों में, साउथ इंडिया में जो आपकी तमिल साम्राज्य से संगम था, तो अलग अलग चीज़ों के शब्द के अलग अलग मतलब थे, तो ये भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो रैयत जो था वो किसान के लिए यूज हुआ था, महाल जो था वो आपके ग्राम समूह के लिए हुआ था, निज जो है वो रैयतों की ज़मीन पर खेती के लिए हुआ था, और रैयती जो है बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती के लिए इस्तेमाल हुआ था। इसलिए तीसरा का ऑप्शन जो है बच्चों वो बी सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि जो 1857 की जो लड़ाई हुई थी, कहाँ पर किसने किसने विद्रोह का मतलब वहाँ विद्रोह का संचालन किया, वहाँ के मुखिया बने, ठीक है। तो देखिए काफ़ी बार ये एनएमएस में भी आया हुआ है कि आपका बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल जो हैं वो लखनऊ से उन्होंने मोर्चा संभाला था, ठीक है। और अभी भी उनके नाम का महल वहाँ पे मौजूद है। रानी लक्ष्मीबाई सबको पता है कि वो झांसी की थी, झांसी का उन्होंने कमान संभाला था। रानी अवंती बाई लोधी, तो ये जो हैं मांडल मध्य प्रदेश से इन्होंने मोर्चा संभाला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, यहाँ पे भी देखिए मिलान करना है, पोटाला बुनाई, ठीक है, कैलिको, मसलिन और जामदनी। तो ये देखिए साड़ियों के नाम हैं। तो यहाँ देखिए मैं मिला देता हूँ कि इस तरह की साड़ियाँ जो है प्रिंटिंग है कहाँ बनती थी, ठीक है। पोटाला बुनाई जो है वो अहमदाबाद व पाटन का है। कैलिको जो है आपका सूती कपड़ा पे होता है। मसलिन जो है वो मलमल पे होता है। और जामदनी जो है लखनऊ और ढाका में है, ठीक है। तो अभी भी ये साड़ियाँ मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों सही है, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली या क्या कार्य किया उसे हमें मिलान करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपका विलियम जोन्स एशियाटिक रिसर्च पत्रिका, और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी बनाया था, इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका थॉमस बैंगवटन मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम इनके द्वारा लाया गया। पाठशाला
प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा है, और महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। और वाकई देखिए जिस तरह से हम लोग भी देखिए, मैं अंग्रेजी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं समय, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कि बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वीकार है, और हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में रह रहे हैं, तो इसी वजह से रह पा रहे हैं या सफल हैं कि वो अंग्रेजी जानते हैं, नहीं तो हमारा देश के कोई भी बाहर आदमी जा नहीं पाता। ठीक है, तो अंग्रेजी के फ़ायदे भी हैं तो अपने नुकसान भी हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए बच्चों, सूची मिलान करना है इसमें भी। ठीक है, तो इसमें ब्रह्म समाज जो है ये उपनिषदों में विश्वास करता था। यंग बंगाल जो है महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की थी इन्होंने। रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति लक्ष्य पे जोर। और प्रार्थना समाज जो है सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर बल दिया गया इनके द्वारा। तो ये सब देखिए एकदम अलग क्वेश्चन है जो कि आप कहीं पर पाएंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8। किसने मतलब ये जो समाज अलग अलग स्थापित हुए उनको किसने स्थापित किया? तो आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, इसको नोट डाउन अलग से कर लीजिएगा जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं मिली है। ठीक है, इसके बाद है आपका सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। ये कहाँ के थे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा मुझे। ठीक है, और आत्मीय सभा ये है बच्चों राजा राम मोहन राय। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन जो है वो है स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह से इसका 8वें का ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको मुझे ख्याल से छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से। इसमें उत्कीर्ण चित्र के लिए है आपका किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर अधिक जोर दिया गया हो उसे उत्कीर्ण चित्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका मनोहारी चित्र शैली। इसमें लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को मनोहारी चित्र शैली कहते हैं। फिर है स्वचित्र में कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन, ये स्वचित्र में आता है। और जीवन अध्ययन जो है वो थॉमस डैनियल तथा विलियम डैनियल द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बच्चों सी जो है वो सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों मिलान करने वाला है। ठीक है, गौंड तथा ये जनजाति है और यहाँ इसकी विशेषता है। ठीक है, तो गौंड और संथाल जो हैं वो हैं झूम खेती करते थे। खोंड और बैगा, ठीक है, खोंड और बैगा जो है पशुपालक थे। गद्दी और लबाड़िया ये जो हैं शिकारी और संग्राहक थे। और भील और नागा जो आखिरी बचे वे एक जगह ठहर कर खेती करने वाले थे। तो इस तरह से इसमें अगर ऑप्शंस वाइज देखें हम लोग 10th का, तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों हाँ ये डी सही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों है ये भी अच्छा छोटा कर दे रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें मिलान करना है। यहाँ नाम है और यहाँ पर विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन 11 का, तो इसमें दरगाह जो है वो सूफी संत का मकबरा होता है। आपको पता है कई जगह मकबरा है इस समय। ठीक है, खानकाह है, यात्रियों के लिए विश्राम घर को खानकाह कहा गया। ईदगाह में मुसलमानों की जो खुला प्रार्थना स्थल है उसको ईदगाह कहा जाता है। ईद पे सभी लोग जुटते हैं और नमाज पढ़ते हैं। और कुल शेख जो है वो आपका ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है उसे कुल शेख कहते हैं। तो आज का बच्चों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।